हेलो गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज़ योगेश और आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको यहाँ पे कनाडा में सेटल कैसे होना है। एक्चुअली ये हमारी ऑनगोइंग सीरीज है, उसका दूसरा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पे आना भी है कि नहीं आना, ये आपको डिसाइड कैसे करना है। तो वो सारी चीज़ें अगर आपको वो कन्फ्यूजन है तो आप पहला वीडियो जाके देख सकते हो। मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है, आपने वो वीडियो देख लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कनाडा आना है। तो यहाँ आने के बाद आपको क्या क्या करना है, सेटल कैसे होना है, कैसे आपको फटाफट से जॉब फाइंड आउट करनी है, तो ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम आपको करना है, यहाँ पे जैसे ही आते हो तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपको रहने की अरेंजमेंट आपको देखना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हो, एयरबीएनबी वगैरह बुक कर सकते हो एक आध महीने के लिए। तो उससे क्या होगा, एक तो आपको जाते से ही स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा कि कहाँ पे जाना है। अभी अगर आपके कोई रिलेटिव है वहाँ पे आप रुकना चाह रहे हो तो वो अप टू यू, लेकिन अगर आप ऐसा है कि किसी का एहसान नहीं लेना है, आपको खुद से रहना है, तो बेटर ऑप्शन यही है कि आप एयरबीएनबी वगैरह कुछ बुक कर लें। तो और उस टाइम में आप जॉब भी सर्च कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल एक महीने के लिए आपने बुक किया है तो उस एक महीने में आप, एक मिनट बेटा, खाना है, लो लो बेटा। आज रियान की छुट्टी है तो ये भी साथ में ही खड़ा हुआ है, तो वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है साथ में मैनेज करते करते। तो इस बात पे आप लाइक करो इस वीडियो को, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपके लिए टाइम निकाल के जितनी भी मेरी इन्फॉर्मेशन है मैं चाहता हूँ कि आपकी हेल्प कर सकूँ जो भी मुझसे हो सकती है, और आपको भी यहाँ पे लाने में मदद कर सकूँ। ये ओके, तो आप यहाँ पे आ चुके हैं, आपने एयरबीएनबी ले लिया है एक महीने के लिए। तो आपकी फर्स्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, सबसे पहले जो जरूरी काम है वो आप उनसे पहले निपट लें। वो जरूरी काम क्या क्या है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में आधार कार्ड होता है, इस तरह से यहाँ पे सिन कार्ड होता है ना, तो सिन नंबर आपको लेना पड़ता है। तो वो सिन नंबर है, गवर्नमेंट यूज करती है आपकी सारी चीजें ट्रेस करने के लिए। तो सबसे पहले जाके आप सिन नंबर अपना ले लें। दूसरी चीज़, वहाँ पे सिम कार्ड आपको चाहिए, वो ले लें। तो सिम कार्ड है जनरली वो इमिग्रेंट्स जो नए होते हैं उनके लिए, पासपोर्ट से और जो भी आपका सिम नंबर आपको मिला होगा उसके बेसिस पे सिम कार्ड भी मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे सिम का कनेक्शन ले लिया, उनके बेसिस पे फिर आप अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो ये बेसिक काम है, सबसे पहले जाके करवा लें, क्योंकि आपको क्रेडिट कार्ड वगैरह मिल जाएगा तो आप उसको कहीं भी डेली ग्रॉसरी शॉपिंग हो या और कुछ भी हो तो उसके लिए आपके पास कुछ सोर्स मिल जाएंगे। ओके, तो ये तो हो गई बेसिक काम। इसके बाद क्या करना है आपको, जो सबसे जरूरी है वो है वहां पे जॉब सर्च करना। आपको जॉब सर्च कैसे करना है, तो इसमें मैं कुछ आपको ऐसी सारी चीजें जो बताने जा रहा हूं कि आपको सेटल कैसे होना है। जो सेकंड स्टेप है, एक बार आपने डिसाइड कर लिया अब यहाँ पे सेटल कैसे होना है, तो वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो आपको क्या करना है, आपको इंडिया से ही एटलीस्ट आपकी कोई कोर आपकी कुछ आपके स्किल सेट्स होंगे ना, जिन पे आप सोच रहे हैं कि इन स्किल सेट्स के बेसिस पे मुझे जॉब लेना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको ऐसी अप्रोच लगानी पड़ेगी कि देखो, एक यहाँ पे एक नेगेटिव चीज क्या है, पहले तो मैं उसको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ तो फिर आपको सारे डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे। एक नेगेटिव चीज यहाँ पे ये है कि अगर आप इंडिया में भले ही आप कोई सी भी मैनेजर की जॉब कर रहे हो, कितनी भी सीनियर पोस्ट पे काम कर रहे हो, कितने भी तुम्हारे पास सर्टिफिकेशन हो, यहाँ पे आके उनकी वैल्यू हो जाती है जीरो। क्योंकि यहाँ पे आते हैं तो कनाडा में जॉब, कोई भी जॉब चाहिए उसके लिए आपको दो चीजें चाहिए होती हैं। एक तो चाहिए होता है कैनेडियन एक्सपीरियंस, और दूसरी चीज चाहिए होती है कैनेडियन रेफरेंसेस। तो अगर आप इंडिया में, आप भले ही आपने कितने भी आप 30 मार खान थे, कुछ भी आपने काम किया था, यहाँ पे आके वो सब काम हो गया जीरो। अब आपको करना क्या है, तो देखो, पहली चीज तो यहाँ पे कैनेडियन एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस तो तभी आएगा जब यहाँ पे कुछ काम करोगे, और दूसरी चीज है रेफरेंस। तो आपको रेफरेंस भी तभी कोई देगा। रेफरेंस का मतलब है कोई आपको रिकमेंड कर रहा है, या फिर कोई आपको आपकी गारंटी ले रहा है एक तरह से, या फिर आपको बता रहा है कि अच्छा, इसका जो भी काम करता है काफी डेडिकेशन से करता है, अच्छा काम करता है। तो वो रेफरेंस और वो कहाँ से आएंगे, वो तभी आएंगे जब वहां पे काम करोगे। तो आपको अप्रोच क्या रखनी है, आपका ये मैं गारंटी ले रहा हूं कि अगर आप 5-6 साल काम करके आए हो अपनी जो भी आपकी कंट्री है वहां से, और आपको वहां पे आप कॉन्फिडेंट हो और आपके मन में ये चल रहा है कि मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, यहाँ पे मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही है, तो इन सब चीजों से आपको सबसे पहले बाहर निकलना पड़ेगा। यहाँ पे उस चीज की कोई वैल्यू नहीं है जो अपनी कंट्री में की है आपने। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको टिप्स देता हूं। आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक जो भी आपको जॉब दिख रही है,
जो जो भी आप काम कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आपको ट्रैवलिंग का शौक है तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड राइटिंग करने का शौक है, उस तरह की कोई जॉब निकली है। या फिर आपको मैकडोनल्ड्स में कोई हेल्पर की ज़रूरत है ना, उसकी जॉब निकली है। या फिर टिम हॉर्टन्स, यहाँ पे कॉफ़ी की चेन है काफ़ी बड़ी, वहाँ पे कोई जॉब निकली है। वॉलमार्ट में कुछ सामान उठाने का ही काम निकला। कोई भी जॉब हो, आपको क्या करना है, हर जॉब के लिए, चाहे एक ही कंपनी की 2 जॉब निकली हैं अलग अलग पोस्ट के लिए, तो आपको क्या करना है, हर जॉब एप्लीकेशन जो आप कर रहे हो उसके लिए कस्टमाइज्ड रिज्यूमे बनाना है। तो ये गलती लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। लोग क्या करते हैं कि एक रिज्यूमे जो उनका होता है उसको ही सब जगह फॉरवर्ड करते रहते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है, कनाडा में वर्क पावर कम है, लोग कम है, तो वहाँ पे तुम अगर मान लो फॉर एग्जांपल 100 वैकेंसी है किसी चीज़ के लिए, तो 100 वैकेंसी पे अगर 1000 एप्लीकेशन आई है तो वो 1000 एप्लीकेशन को एक एक को खोल खोल के नहीं देखेंगे। उनके पास सॉफ्टवेयर होते हैं। वो सॉफ्टवेयर क्या करते हैं कि उन्होंने जो जो रिक्वायरमेंट डाली है अपनी जॉब एप्लीकेशन, जॉब जो भी उन्होंने पोस्ट किया जॉब में, तो उसमें जो कीवर्ड्स हैं वो मैच करते हैं कि वो कीवर्ड्स कौन सी जॉब एप्लीकेशंस जो हमारे पास आई हैं, जो रिज्यूमे आए हैं, उनमें किस में सबसे ज़्यादा वो रिक्वायरमेंट्स मीट कर रही हैं। तो वो कब मीट होंगी, वो तब मीट होंगी जब आप जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है उस डिस्क्रिप्शन को ढंग से पढ़ोगे और वो ही सारे पॉइंट्स मेंशन करोगे। उनको चाहे कुछ भी रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल अगर उनको एक वॉलमार्ट में एक ऐसा चाहिए जो वेट उठा सके, है ना, तो उसको जो जो पॉइंट उन्होंने बोला होगा ऐसा चाहिए जो यंग हो, क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादा वजन उठाना है। तो आपको ये चीज़ प्लस पॉइंट बतानी है कि हाँ मेरी एज इतनी है और मैं फुल टाइम भी काम कर सकता हूँ, एक्स्ट्रा टाइम भी दे सकता हूँ, मैं नाइट आवर्स में भी काम कर सकता हूँ। तो उनको लगेगा अच्छा इसको मैं किसी भी शिफ्ट में हम अगर वजन उठाना हो तो काम में ले सकते हैं। दूसरी चीज़, वजन उठाने की कैपेबिलिटी उन्होंने बोला है कि एटलीस्ट एक बार में 20 किलो 25 किलो वजन उठा सकता है। तो उस चीज़ को भी आपको थोड़ा बताना है कि हाँ ठीक है मैं इतने तक उठा सकता हूँ आराम से। फॉर एग्जांपल उनको वो बोल रहे हैं कि हमें एक्सटेंडेड आवर्स चाहिए, है ना, नाइट शिफ्ट में भी काम कर सके जो, तो आपको ये भी चीज़ बतानी है कि ठीक है मैं इस चीज़ के लिए भी जो पॉइंट उन्होंने बताए हैं ना कि इस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है, आपको उसी पॉइंट पे ही फोकस करके आपकी स्ट्रेंथ को एज ए स्ट्रेंथ शो करना है। आपको जो पॉइंट वो बता रहे हैं उसको एज ए स्ट्रेंथ शो करना है और उसका कुछ एग्जाम्पल भी दे देना है कि प्रीवियसली आपने अपनी कंट्री में इस तरह का कुछ काम किया था जो इस चीज़ से रिलेटेड है, तो यहाँ पे हेल्प कर सकता है। तो जब अगर आप इतना कस्टमाइज्ड बनाओगे ना तो उनको एक तो आपका रिज्यूमे भी पिक होगा, और रिज्यूमे पिक होगा अगर वो पढ़ेंगे ना रिज्यूमे को तो उनको लगेगा यार ये तो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे ये इंसान है इसी जॉब के लिए बना है। उन्होंने इतना आपने अगर परफेक्टली उसी जॉब से रिलेटेड पूरा लिखा हुआ होगा, तो अगर वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो उनको लगेगा ये एकदम सही कैंडिडेट है, उसको चूज कर लो। तो ये तरीका होता है। तो इस तरह से आपको जॉब को अप्रोच करना है। तो आपको ऐसा नहीं करना है आलस में क्या करते हो, ये हर कोई गलती करता है, मैंने भी ये गलती की। अपनी स्टोरी और मेरी वाइफ की स्टोरी में थोड़ा बाद में शेयर करूंगा कि हम कैसे सेटल हुए, हमने कैसे जॉब ली यहाँ पे। लेकिन ये गलती ज़्यादातर लोग करते हैं, तो आप ये गलती मत करो, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आपको ये अप्रोच फॉलो करनी है। आपको फॉर एग्जांपल रोज के 10 एप्लीकेशन भरनी है, तो 10 रिज्यूमे आप कस्टमाइज बनाओ, उन पे अप्लाई करो। तो मैं गारंटी ले रहा हूँ अगर आप 10 दिन में 100 रिज्यूमे भर रहे हो तो 100 रिज्यूमे में से आपको 2-3 जगह से तो आपको गारंटेड रिप्लाई आएगा, और गारंटेड रिप्लाई आएगा तो वहाँ पे जाओगे और ऑब्वियसली वो रिज्यूमे से ही इंप्रेस हो गए होंगे। तो बाकी फॉर्मेलिटीज रह जाएंगी बस आपको, क्योंकि बेसिक जॉब है उसमें बहुत ज़्यादा उनको चाहिए नहीं, मिनिमम वेज आपको देंगे तो आराम से वो आपको हायर कर लेंगे अगर आप डेडिकेशन दिखाओगे तो अगर आप एक बार यहाँ पे हायर हो जाते हो किसी भी बेसिक जॉब में, फिर आपको अपना मेन मोटिव है वो नहीं, उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, वहाँ से आपको हिलना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको आईटी में कुछ करना था, फॉर एग्जाम्पल आपको हेल्थ सर्विसेज में कुछ करना था, या जो भी आपकी फील्ड है, आप ग्राफिक्स डिजाइनर हो, आप फिटनेस में कुछ करते हो, नो मैटर व्हाट, आपको जो भी काम करना है, अब आपके पास क्या हुआ, एक फिक्स इनकम का सोर्स हो गया, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार इंडिया से मैं इतने फंड लाया था वो खत्म हो जाएंगे, अभी यहाँ पे रेंट है वो इतना ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल आपको बेसिक 1200 डॉलर का अपार्टमेंट या बेसमेंट मिलता है, तो वो इंडियन रुपीज़ के हिसाब से तो वो 70-75 हज़ार रुपये हो गया, उससे भी ज़्यादा हो गया। तो आपको ऐसा लगेगा ना आपने इंडिया में चाहे कितनी भी सेविंग की हो, वो यहाँ पे आके ऐसे आपको स्टार्टिंग के डेज में ऐसा लगता है कि यार बिल्कुल ऐसे पानी की तरह बह रही है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ की कॉस्ट ज़्यादा है।
वो कॉस्ट ज़्यादा आपको इसलिए भी लगती है क्योंकि इंडिया में हर चीज़ सस्ती होती है। यहाँ पे हर चीज़ इंडिया में अगर आप 15-20 हज़ार रुपये स्पेंड कर रहे हो रेंट में, तो यहाँ पे वो रेंट आपको 80,000 हो गया अचानक से। आपने क्योंकि अर्निंग की होती है इंडियन रुपीज़ में, खर्चा आप कर रहे हो कैनेडियन डॉलर में, तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा लगेगा। दूसरी चीज़ सिम कार्ड का ही ले लो। अगर सिम कार्ड आप इंडिया में जियो का कर रहे हो तो वो 100 रुपये, आपका 100 रुपये यानी $2 भी नहीं होता यहाँ का पूरा। इतने में आप मंथली 1-1 GB आपको रोज़ मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप आओगे तो आपको $50 में 4 GB मिलेगा, वो भी पूरे महीने के लिए, है ना। तो यहाँ पे खर्चे ऑब्वियसली ज़्यादा हैं, तो वो खर्चे आपको बहुत ज़्यादा लगेंगे। तो अगर आप इस अकड़ में रहोगे कि नहीं मुझे तो अपनी फील्ड का ही काम चाहिए, अपनी फील्ड में मुझे जाना है, तो हो सकता है आपके 3-4-5 महीने, 6 महीने, कईयों को तो साल भर भी लग जाता है लेकिन जॉब नहीं मिलता। तो उसमें क्या फ्रस्ट्रेशन में आपके खर्चे पूरे अपनी जेब से करने पड़ेंगे, वो भी इंडियन रुपीज़ में जो आपने कमाए थे वो कैनेडियन डॉलर में खर्च करने पड़ेंगे। और कुछ टाइम में आप फ्रस्ट्रेट होकर आपको लगेगा कि नहीं, इससे बेटर तो मेरा गांव बढ़िया था, मेरा इंडिया में जहाँ भी काम कर रहा था वो बढ़िया था, वहाँ पे वापस चलते हैं। तो वो फ्रस्ट्रेशन ना हो, उस चीज़ का फेस आपको ना करना पड़े, तो इसके लिए बेटर है आप कोई बेसिक जॉब ले लें। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़, आपको इस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हो जाना है। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं हो जाना है कि ठीक है मेरा तो बढ़िया खर्चा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, यही जॉब करता रहता हूँ। क्योंकि क्या ये फिजिकल काम होते हैं या फिर जिनमें ज़्यादा अकल की ज़रूरत नहीं होती है, आराम से कोई भी रिप्लेस कर सकता है आपको। आप अगर थोड़ी एज बढ़ेगी आपको, तो नए लड़के आएंगे जो कम रेट में करने को तैयार होंगे आपसे, तो आपको निकाल के उनको लगा लेंगे वो। तो आपको वहाँ पे अटक के नहीं रह जाना है, आपको अपना मेन गोल है वो याद रहना चाहिए। अब क्या हो गया, ये जॉब करने से आपको फ़ायदा क्या हुआ, आपको कैनेडियन एक्सपीरियंस आ गया। और वो कैनेडियन एक्सपीरियंस मांगते क्यों हैं, कैनेडियन एक्सपीरियंस इसलिए मांगते हैं क्योंकि वे ये चेक करना चाह रहे हैं वो कि आपको कैनेडियन लोकल हैं, लोकल कस्टमर्स हैं, उनको हैंडल करने का तरीका पता है, आपने यहाँ की बिजनेसेस देखे भी हैं, आपको पता भी है यहाँ का वर्क कल्चर कैसा है, यहाँ पे लोगों के साथ कैसे डील किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको कब पता चलेंगी, जब यहाँ पे आप काम करोगे। तो इसलिए वो कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो अगर एक बार आपके पास कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस किसी भी चीज़ का आ जाता है, आपके पास रेफरेंसेस भी आ जाएंगे, आपके पास दोस्त भी बन जाएंगे, आपके मैनेजर वगैरह से भी अच्छी बातें होंगी, तो आपको रेफरेंसेस भी मिल जाएंगे। तो अब क्या करना है आपको, अब जो आपकी मेन फील्ड है उसमें आपको ट्राई करना है और वहाँ पे अपना कोशिश करनी है, पढ़ाई भी चालू कर देनी है, वहाँ पे अप्लाई करना चालू करना है। तो ऐसे करके धीरे धीरे फिर आपको इंडिया का कुछ भी मेंशन नहीं करना है कि इंडिया में आपने क्या क्या किया था। आपको बस ये मेंशन करना है मैंने कनाडा में ऐसा ऐसा किया है, क्योंकि इंडियन एक्सपीरियंस की वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है। बस आप ये शो कर सकते हो इतने साल से मैं इस चीज़ पे स्टडी कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, और मैंने कनाडा में इतने साल काम किया है, साइड बाई साइड मैंने ये स्टडी भी की है। अगर हो सकता है आपको कुछ नहीं जम रहा तो यहाँ पे आप स्टडी भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं जम रहा कि कोई भी ऐसी जो मैं फील्ड, जिस फील्ड में मैं पहले काम करता था इंडिया में, वो यहाँ पे कोई रिलेवेंट नहीं है, या इंडिया में भी मैं धक्के से काम कर रहा था, मेरे मतलब कि वो फील्ड नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कोई ऐसा कोर्स कर सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रियल एस्टेट में इंटरेस्ट है, उसका कोर्स कर लो, ब्रोकर का कोर्स कर लो, एजेंट का, किसी का इंश्योरेंस एजेंट का कोर्स कर लो, हेल्थ की फील्ड में जाना है उसका कोर्स कर लो। तो कुछ भी कोर्स कर लो जिससे आप अच्छी जॉब मिल सकती है आपको, है ना। तो ये तरीका था, इस तरह से आप दूसरी जॉब के लिए भी कोशिश करते रहो। और एक बार अगर आप उस फील्ड में घुस गए, फॉर एग्जांपल आपको आईटी में जाना है, तो आप कोशिश करो आईटी की किसी भी बेसिक, जिसमें भी जाना है आपको, फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस डेवलपर बनना है तो वर्डप्रेस का सीख लो पहले कि डेवलप कैसे करते हैं, कैसे कोडिंग करनी है, कैसे आपको वेबसाइट बनानी है यूजिंग वर्डप्रेस। एक बार आपने बना दिया तो उसके लिए अप्लाई करते रहो, जहाँ से भी आपको एक बार सिलेक्शन हो जाए फिर वहाँ पे आप थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करके फिर आप स्विच करते रहो वहाँ पे, तो आपकी सैलरी आराम से बढ़ती रहेगी और आपकी लाइफ है वो स्टेबल हो जाएगी, आप वहाँ पे सेटल हो जाएंगे यहाँ कनाडा में आके। तो ये प्रोसेस होता है, ये तरीका होता है यहाँ पे आपको सेटल होने का। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे कुछ बिजनेस करना है, यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिनमें पैसा मुझे बहुत ज़्यादा मिले, तो उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ। तो देखो, इतनी रिसर्च करके मैं आपके साथ इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, इतनी सारी सीक्रेट्स आपको बता रहा हूँ, इतनी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, तो आप इतना सा फेवर करो कि इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपके दोस्त हैं जिनको भी आप चाहते हो ये सारी इन्फॉर्मेशन पता चले, वो भी, उनकी भी लाइफ थोड़ी सुधरे, चाहे आपके फैमिली मेम्बर हैं, चाहे रिलेटिव्स हैं, चाहे आपके दोस्त हैं, तो सबके साथ व्हाट्सएप पे या फिर और भी किसी मीडियम से, जहाँ से भी हो सकता है, इस वीडियो को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को पहुँचाओ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहता हूँ लोग इस चीज़ से बेनिफिट हों।
तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।